जो मैं कर रहा हूं। मैं पटना से चलकर आया हूं, आप सब जानते हैं। मैं 24 वर्षों से ज्यादा समय तक बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू के साथ काम किया। बिहार में भी मैं उनके साथ रहा और काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना जरा हो जाता है। जितनी बार किसी भी सभा में आते थे, बात सब बिहार के लोग जानते थे। उनका एक संकल्प था, और संकल्प जो था वो है कि बिहार के किसी भी कोने से पटना जो राजधानी है 6 घंटे में पहुंच जाए। ये उनका बहुत बड़ा संकल्प। आप याद करिए 2005 से 2010 में उनके साथ था। जितने इस तरह के रोड थे सब पर कार्रवाई हुई, मरम्मत हुआ, चौड़ीकरण हुआ। और एक समय था कि किशनगंज पटना से जानते सबसे दूरी पर, और हम हमेशा कार्यक्रम के संबंध में जाते रहते थे। सही में 6 घंटा में हम लोग पटना पहुंच जाते थे। और आज देखिए, ये बताइए, ये जो आपका कोचे से पटना से कितनी दूरी पर है बताइए जरा? 150 किलोमीटर है ना। मुझे आने में 3.25 घंटे लगे। अब आप समझिए कि जब 150 किलोमीटर आने में 3.25 घंटे लगे, तो किशनगंज जाने में तो आज की तारीख में 11 से 12 घंटे लगे। ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं? सड़कें बनाई गई, सड़कें चौड़ी भी है, राष्ट्रीय सड़कें हैं, सब है, लेकिन व्यवस्था का आलम यह है कि मैं जब भी इधर आना चाहता हूं तो मैं बिहटा और वो आरा की तरफ से आ ही नहीं सकता। घूम के कहां से आना पड़ता है? दाऊदनगर से। अब समझिए 2.25 घंटा तो समय बर्बाद होता है, जो होता है। कितना तेल पर खर्च होता है साहब। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूं कि भाई जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सपना देखा था, सपना उनके समय में ही पूरा भी हुआ, और उनके सामने ही सपना पूरा का पूरा ध्वस्त हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां निकलिए साहब चारों तरफ जाम जाम जाम। आप कोचेस को देख लीजिए, कोचेस से मैं जब भी पार करता हूं सामने देखिए गाड़ियां रेंगती है। कोई गाड़ी 25 किलोमीटर की स्पीड से नहीं चल पाती। कारण क्या है? ये किसको व्यवस्था करनी है? सिर्फ रोड के चौड़ीकरण कर देने से, रंगाई पुताई कर देने से काम नहीं चलता है। व्यवस्था कैसे यातायात सुचारू रूप से चले, कैसे जो है लोगों को परेशानी नहीं हो, जहां जहां जाम लगने की संभावना हो वहां मुकम्मल पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए। मैं पटना से निकला हूं, रास्ते में 3.25 घंटे में कहीं मुझे एक पुलिस वाला का दर्शन नहीं, एक भी नहीं। देखिए, इसका ये मतलब नहीं है कि भाई पूरे बिहार में सब चीज ठीक है। अरे पुलिस काहे के लिए होती है? पुलिस का पहला काम होता है दिखना। पुलिस का काम लाठी चलाना, गोली चलाना नहीं है। पुलिस का काम है दिखना। और कहां दिखना? सड़क पर दिखना। कहां दिखना? भीड़ भाड़ की जगह पर दिखना। कहां दिखना? जहां पूरा का पूरा ट्रैफिक की अव्यवस्था हो जाती है वहां दिखना। कहीं दिखती है क्या? पूरा कोचेस में आप लोग क्या हाल दिख रहे हैं ना, कहीं एक सिपाही दिखता है क्या? और आपको मैं बता दूं, सिपाही अगर आपको देखना है, हम किन्हीं के खिलाफ नहीं है,
लेकिन आप भी इसी देश के नागरिक हैं, प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी भी इसी देश के नागरिक है, कोई अलग से नहीं है। संविधान दोनों को बराबर अधिकार देता है। अपनी सुरक्षा में जितना लगाए रखिए, किसी को आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जनसाधारण को अगर परेशानी हो रही है और आपके कान पर जू नहीं रेंगता साहब, तो कौन जिम्मेवार है बताइए जरा। हम लोग जिम्मेवार है ना कि हम लोग उनको झकझोर नहीं रहे। बिहार में देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी सब चाहते हैं सुरक्षित रहे, उसके लिए अलग से जैसे प्रधानमंत्री जी का एसपीजी बना हुआ है, एनएसजी बना हुआ है, मुख्यमंत्री सुरक्षा के एसएसजी बना हुआ है, सैकड़ों सिपाही अफसर लगे हुए हैं, स्पेशल ब्रांच का पूरा टीम लगा रहता है, पूरा बीएमपी 1 मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा में लगा रहता है। अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लोगों को भी तो सुरक्षा मिलनी चाहिए। उनके आसपास जितने लोग हैं जरा सबका नाम निकालिए जरा कि बिहार में क्या है, तो फलाने बाबू है, जेट सिक्योरिटी मिला हुआ। खतरा क्या है जी, बल सिक्योरिटी मिला हुआ। उनके पास जो 4-5 लोग बैठते हैं, उन्हीं का अगर जोड़ दीजिएगा ना तो कम से कम 250 से 300 सिपाही होगा वो 3-4 किलोमीटर। ये उचित है क्या बताइए जरा भाई। कोचस में ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करने के लिए एक सिपाही नहीं, और उनके 4 लोगों की सुरक्षा करने के लिए 200 से ज्यादा सिपाही कहां करने आए बताइए जरा। ये है एक सिपाही पर खर्चा कितना आता है सरकार का, कम से कम लाख रुपया, कम से कम लाख रुपया। हम देखिए केंद्रीय मंत्री रह चुके, हम राज्यसभा के सांसद रह चुके, हम 28 वर्षों तक IAS अफसर है, सरकार मेरी सुरक्षा में एक सिपाही देता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उनके साथ जो लोग हैं, ये कहां से पैसा आता है, ये बिहार की जनता का पैसा है। और आप सब लोगों को इस बात को उठाना पड़ेगा कि आप पुलिस किस लिए बना रहे हैं, सिर्फ अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कि भाई हमारी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। सड़क पर पुलिस दिखनी चाहिए कि नहीं बताइए जरा। 112 नंबर की गाड़ी मिली है केंद्र सरकार से, उसका क्या काम रह गया है, जो लोग जा रहा है उसका मुंह सूंघते रहता है कि दारू पिया है कि नहीं पिया, बताइए। 112 नंबर काहे के लिए दिया गया, मुंह सूंघने के लिए नहीं दिया है। मुंह सूंघाना है नीतीश बाबू तो अपनी गाड़ी लगाइए, ये भारत सरकार की गाड़ी से क्यों मुंह सूंघवा रहे। जिम्मेवारी होनी चाहिए, वो है कि भाई 112 नंबर है, किसी की परेशानी है फोन कर दी जाए। अब पूरा कोचस में अगर जाम लगा हुआ है, आप फोन करिएगा 112 नंबर आइए, आना चाहिए उसको, पता चला फोन करिएगा तुम बेचारा मुंह सुहाने में लगा हुआ। मैंने आपके सामने इस बात को क्या रखा, किसने रखा, सब आपके नेता यहां आएंगे बोलेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतना सिपाही भर्ती किया, इतना दरोगा का भर्ती किया, इतना डीएसपी का भर्ती किया। वो है कहां जी, सड़क पर तो दिखती नहीं है। पुलिस थाने में रहने के लिए नहीं बनाया जाता, बैरक में सेना के लोग रहते हैं, क्योंकि युद्ध कभी नहीं होना चाहिए, और जब होता है तब हमारा वहां का जवान निकलता अपने बैरक से। और यहाँ तो दिन भर सड़क पर युद्ध है, किससे किससे युद्ध है, अव्यवस्था से युद्ध। अगर पुलिस रहेगी सड़क पर तो दाएं बाएं टेढ़ा को चलेगा क्या गाड़ी लेकर के, सारा का सारा व्यवस्था। मैंने क्यों, मैं इस पीड़ा को क्यों आपके सामने रख रहा हूं कि जब मैं इसको झेल रहा हूं कि करगहर कोचस आने में मुझे 3.25 घंटा लग रहा है, तो आपको तो आने में 7, 8, 9, 10 घंटे लग रहे हैं। ये छोटी सी बात मैंने कही। उसके बाद जब मैं यहां आया, जब कोचस में, तो हमारे सब लोगों ने सम्मानित किया और एक अच्छी परंपरा हमको बताए कि जब नेता यहां आते हैं तो जो हमारे महापुरुष हैं उनके ऊपर माल्यार्पण करना। आप जरा बता देते हैं, जब हम माल्यार्पण करने के लिए उतरे साहब,
मुझे बड़ी पीड़ा है। तीनों महापुरुषों के ऊपर हमने माल्यार्पण किया। सबसे पहले सरदार पटेल के ऊपर माल्यार्पण कराया, उसके बाद पूरे देश में एक ही राष्ट्रपिता कहलाए हमारे बापू गांधी जी, और आधुनिक भारतवर्ष के जो संविधान के रचयिता रहे, उनकी जो भूमिका रही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ये तीन लोगों के ऊपर हमने माल्यार्पण किया। मुझे बड़ी पीड़ा, कहिए काहे पीड़ा हुई? जो मैंने उनकी मूर्तियों को देखा सर, देखिए मूर्ति क्यों हम लगाते हैं? उस नेता के की याद में उनसे प्रेरणा लेते हैं। उसको सम्मान देने का मतलब क्या है? कि उनसे प्रेरणा ले। उन्होंने देश को आगे ले जाने में, देश को बढ़ाने में जो योगदान दिया है, उसको हम लोग नमन करते हैं। तो मूर्ति कभी तो कम से कम देखने में तो लगना चाहिए, साइज भी तो होना चाहिए, रख रखाव भी तो होना चाहिए। तो मैं बता दूं, कह रहे थे राजेंद्र बाबू कि आगे जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी तो हमारे जो महापुरुष है उनकी जो मूर्तियां है ना, वो बड़ी बड़ी मूर्तियां पार्क बना करके लगाई जाएगी जहां उनका इज्जत हो सके। हमारे महापुरुष है, इनका योगदान अब बताइए। गांधी जी का योगदान जरा समझिए साहब। 1917 में गांधी जी भारतवर्ष आते हैं और 30 साल में अंग्रेज को छोड़ करके जाना पड़ता है। बिना किसी खून खराबे के गांधी जी ने कभी हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। ये गांधी जी की सोच रही। ये हमारे देश को जिस प्रकार से उन्होंने आजादी दिलवाई, तो भाई जब भी हम गांधी जी के पास जाएं, क्या प्रेरणा मिलती है कि आपका आत्मबल, आत्मसंयम इतना होना चाहिए जो गांधी जी के पास था। बताइए साहब, उस ठंड में भी गांधी जी सूट पहनते थे हमारी तरह? नहीं, संकल्प था। अब हम उनकी मूर्ति, मैं देखा यहां, अगर नजदीक से देखिएगा तो उनका मूर्ति में उनका चेहरा भी ठीक नहीं दिखता। मुझे बड़ा खराब लगता है। मैं इस मामले में बड़ा संवेदनशील हूं। या तो आप मूर्ति लगाइए नहीं, और मूर्ति लगाइए तो मूर्ति का सम्मान होना चाहिए, मूर्ति में उनका स्वरूप दिखना चाहिए। सरदार पटेल की मूर्ति मैंने बताई थी, और बाबा साहब का जरा योगदान समझिए। आप समझिए जरा किस प्रकार का योगदान रहा। आज सब लोग एक हैं भाई। आप बात करते हैं राइट, इक्वलिटी, लिबर्टी, सब बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, समता की बात करते हैं। कौन किया जी? तो हम लोग इतने छोटी सी मूर्ति रखते हैं, कैसे काम चलेगा? अपने माता पिता की अगर आप मूर्ति बनाते हैं घर में, आदम कम बनाते हैं कि नहीं बनाते? करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका देखभाल करते हैं कि नहीं करते हैं? इन मूर्तियों पर जाके आप देखिएगा, तो जब किसी नेता को आना होगा तो उसकी साफ सफाई होगी, अन्यथा नहीं। ये चीजें हम चर्चा करें। सरदार पटेल, अगर सरदार पटेल नहीं होते तो आज जो भारतवर्ष है ना, इस तरह का 565 भारतवर्ष का होता है। यहां से तब केरला नहीं जा सकते, जाने के लिए सैकड़ों जगह को वीजा अप्लाई करना पड़ता। सरदार पटेल की सोच कि पूरे देश को एक जगह किया, और किस प्रकार से किया, इसलिए उनका नाम ही लौह पुरुष था। तो हमने क्यों चर्चा की कि हम सब लोगों को, जो भी हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में काम किया, देश के लिए किया, उनका सम्मान होना चाहिए। सम्मान सिर्फ मूर्ति बना के नहीं होती, एक तो मूर्ति का स्वरूप, मूर्ति का देखभाल जरूर होना चाहिए, तब हम उनका सम्मान करते हैं। इसे आप सहमत है कि नहीं बताइए, है ना? तो देखिए, संकल्प हमको लेना है
कि आगे जब भी हम मूर्ति बनाए ऐसी जगह पर बनाए जहां की लगे कि नहीं सही जगह पर, साइज भी इस प्रकार का होना चाहिए, तब अपने हम उनको सम्मान प्रेरणा देते हैं ना, कि नहीं कोई इज्जत देना है आपको, उनको सम्मान की नजर से आप देखते हैं, ये होना चाहिए। और हम लोग ये करेंगे, ये करने से क्या होता है कि हम लोगों में अपने देश की विकास में जिन लोगों का योगदान है उनको हम लोग याद करते हैं। तो इस मैंने चर्चा इसलिए किया कि मैंने जो देखा तो मुझे लगा आपके सामने इस बात को जरूर रखता, इससे आप भी सहमत हो ही गए। अब जरा आइए, हमारे जितने साथी लोग हैं यहाँ, हमारे राम नरेश राम जी शुरू में बोल रहे थे, और भी हमारे साथियों ने जो अपनी बातों को रखा, उन सब के मन में एक पीड़ा क्या है कि भाई सरकार से जो भी हमको अगर काम करने की जरूरत पड़ती है, जहां जाना पड़ता है, बिना पैसा लिए एक काम नहीं होता, ये तो बोल रहे थे। और उन्होंने 3-4-5 चीजों की चर्चा की कि भाई बिना पैसा लिए आपका आय प्रमाण पत्र नहीं बनता, बिना पैसा लिए आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनता, बिना पैसा लिए आपका जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बनता, और दाखिल खारिज के बारे में तो पता नहीं कितना पैसा लगता है, जबकि आपका अधिकार है। सब कहेंगे नेता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो भाई सेवा का अधिकार कानून बना दिया बिहार में, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट बोल देगा, और सब साहब ऑनलाइन है। और अगर ऑनलाइन के लिए जाइए अंचल में प्रखंड में तो पता चला कि सर्वर ही डाउन है ना। और जब आपने उनका हिसाब किताब किया तो सर्वर जो है चालू हो गया। तो इस ऑनलाइन से तो खराब हो, इससे अच्छा तो ऑफलाइन था। आप जरा जो हमारे साथी चर्चा कर रहे थे, और ये हमारी पार्टी की सिर्फ सोच नहीं है, अपनी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग इसको बहुत ही जल्दी लागू करवा दें। और क्या कि जितने प्रमाण पत्र आपको लेने होते हैं, आपको अंचल और प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। चक्कर कौन लगाएगा? चक्कर इस सीओ साहब, बीडीओ साहब लगाएंगे, उनकी जिम्मेवारी होगी प्रत्येक व्यक्ति को खोज खोज करके परिवार में 31 मार्च के पहले ये सारे दस्तावेज को उपलब्ध कराने पड़े। किस बात में सरकार तनख्वाह देती है 1 लाख रुपए? कौन काम के लिए बताइए? अंचल में बैठने के लिए, प्रखंड में बैठने के लिए, इसी काम के लिए देती है। अभी क्या है, सभी काम के लिए आपको अंचल जाना है, प्रखंड जाना है, और जो भी कार्यालय जाना है। जबकि आप देखते हैं ग्रामीण स्तर पर भी 4-4, 5-5 कर्मचारी तैनात, कितना पैसा मिलता है सर? तो ये सरकार का दायित्व होगा जब हम लोग सरकार में होंगे कि ये जितने आपके सर्टिफिकेट चाहिए सब आपके दरवाजे पर मिलेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं सरकार आपके द्वार। अभी क्या है, जनता सरकार के द्वार कि हे माए बाप हम आ गए, हमारा जाति प्रमाण पत्र दीजिए, यही ना है। जबकि क्या है, आप सबको हमारे साथी बोल रहे थे कि चुनाव आयोग प्रत्येक व्यक्ति के घर में वोटर आईडी कार्ड पहुंचा दिया है कि नहीं पहुंचा दिया? सबके पास है, सब लोग अपना अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर वोट जानते हैं। तो जब वोटर आईडी कार्ड सबके पास पहुंच सकता है तो ये क्यों नहीं पहुंच सकता है? और इसी प्रकार देखिए जमीन का मामला, हमारे सारे किसान लोग सुन लीजिए, किसी भी गांव में चले जाए, मैं तो गांव में रहता हूं, गांव से मैं पढ़ करके मैं आईएएस बना। गांव में लोगों को पता नहीं है कि वहां कौन से जमीन का किसके नाम पर दर्ज है नाम। वो जाता है, पूछता है कहां गए कर्मचारी जी, किसके पास रसीद है, पता ही नहीं चलता है।
पता चला कि वो जमीन है आपके परदादा के नाम पर चढ़ा हुआ, उसका दाखिल खारिज हुआ ही नहीं। तो अपनी सरकार जब आएगी तो हर एक गांव के सामने ये नोट कर लीजिए कि हम लोग की जिम्मेवारी होगी, हर एक गांव के सामने पूरा बड़ा बोर्ड लगेगा, उस गांव के पूरे जमीन का पूरा ब्यौरा रहेगा, प्रत्येक खाता हुआ। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि खाता नंबर 1 किनका है, कितना रकबा है, खाता नंबर 2 कितना है, इस गांव में कौन कौन से तालाब की जमीन है, कौन कौन सी जो चीज भी है। तो सबको पूरा का पूरा जब पता चल जाएगा तो अपने आप बहुत ज्यादा जो इसमें विवाद होता है वो कम जाएगा। और जहां जहां विवाद होगा, सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जनता के साथ बैठ करके उस समस्या का समाधान करें। मैं तो उत्तर प्रदेश में रहा हूं, बता रहे थे ना, मैं 4 जिले में कलेक्टर था। जब हम जाते थे ऐसे, जब हम मीटिंग में जाते थे कलेक्टर, पहला काम क्या होता था? वहां अगर आप उत्तर प्रदेश जाते हो, लेखपाल का पद होता है। लेखपाल के पास पूरे गांव की खतौनी रहती है, कलेक्टर साहब बैठे रहते हैं, उनका काम है पूरा खतौनी को पढ़ना। एक तरफ से पढ़ना शुरू किया, गांव का लोग बैठा हुआ, किसी का नाम आया तो बोलेगा नहीं सर अब ये नहीं रहे, चले गए दुनिया से। पूरा गांव का लोग झूठ तो बोलेगा नहीं, सब बैठा हुआ। उसी समय कलेक्टर के सामने बोलेगा, पूछेगा कि मैं बताओ ये चले गए दिन का कौन कौन लोग वारिस है। आप सब जानते कि पूरा गांव बैठा है, कभी झूठ नहीं बोलेगा, बता देगा कि इनके ये बेटे हैं, उनके नाम से तुरंत जो है मौके पर ही दाखिल खारिज होकर के उनकी पूरी खतौनी का जो पूरा का पूरा उनका प्रतिलिपि उनको है, कहीं जाना नहीं है। ये होता है। और अगर पूरा गांव में पता चला कि जितना खाता है और अगर जितने लोगों की मौत हुई और 10% से ज्यादा लोगों का अगर छूटा हुआ है नाम दर्ज करने का, तो लेखपाल महोदय तो वहीं सस्पेंड हो जाते हैं उसी दिन, उसकी जिम्मेवारी है। इसलिए वो अगर कलेक्टर का लगना है प्रोग्राम, तो लेखपाल गांव गांव जाके लोगों को खोज खोज करके सबका कागज ठीक करता है। और यहां क्या होगा, आप घूमते रहे, अरे सर आज सीओ साहब के डीएम साहब के मीटिंग में चल गए, कहां कर्मचारी जो तो गए हुए हैं सर, कोई और काम चल रहा है, आप आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं, आप रसीद कटाना वो भी मिलेगा। ये स्थिति कहीं से ठीक नहीं। और ये जब कर दिया जाएगा तो गांव में सबसे कम जो है जमीन के विवाद लगेंगे। इससे आप सहमत हैं कि भाई पूरे गांव के आरे में बता दूं, जब मैं नीतीश बाबू के साथ था इतने वर्षों से, तो मैंने उनको कहा था कि सब गांव के सामने ये बनवा दीजिए, वो बना तो है नहीं, और शुरू करा दिए अब पूरा का पूरा लैंड सर्वे का काम। अब सारा गांव का लोग कहां चक्कर मारते मारते परेशान, अंचल। क्या साहब, अरे जिस जमीन पर आपका मकान बना हुआ साहब, ये तो कागज में तालाब दर्ज है। अब बेचारा परेशान है कि मैं तो 4 पीढ़ी से उस पर हूं, अब क्या करूं? तो वहां हिसाब किताब दे करके लोग ठीक करा लेना। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में है कि अगर किसी प्रकार की जमीन है, गांव समाज की जमीन है, कुछ भी जमीन है, अगर कोई 3-4 पीढ़ी से काबिज है, वहां तो 12 साल ही है, अगर काबिज है तो एसडीओ कोर्ट में वो लगाता है अपना मुकदमा, समझे ना? और एसडीओ 2 महीना के अंदर जो भी उसमें सुनवाई होती करके उसे सेटल कर, वो मतलब न हुआ। अब पता चला कि साहब यहां तो आपको हिसाब किताब कर देगा, कुछ करेगा भी नहीं। तो जमीन का मामला सही हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि आपके कागजात सही हो, और कागजात के अनुरूप मौके पर जमीन का कब्जा भी उसी हिसाब से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब सही रहेगा। उसके बाद आइए जरा, कृषि का काम जब शुरू होता है तो क्या होता है कि साहब आया हुआ है क्या, तो बीज वितरण का आता है ना, बीज वितरण के लिए आता है ना। अब बीज कब उपलब्ध होता है, जब किसान लोग बुआई कर लेते हैं,
पता चला कि साहब चना का बीज आया हुआ है, लोग किसान बुआई कर रहे हैं। आप जरा समझिए, जो बीज है आपको खुदरा में देखिए, है ना, यहाँ पर कितना खर्च होता है उसका उत्पादन करने में, उसका उपचार करने में। वो बीज है, वो अनाज नहीं है, वो बीज है। खर्च कितना होता है। तो देखिए, अपनी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग उसको बदलेंगे। करेंगे क्या? सबसे पहले हर एक गांव में, उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप आते होंगे, देखते होंगे, तराई बीज विकास निगम, तब आपको बहुत बीज मिलेगा, मिलता है ना। क्या होता है, पूरा का पूरा जो तराई का जो इलाका है, सभी गांवों में किसानों का रजिस्ट्रेशन करा करके वो किसान सिर्फ और सिर्फ बीज का उत्पादन करते हैं। सीधे सीधे उनका उससे सरकार खरीदती है और बीज का उनका सब व्यवस्था करती है। तो अपने यहां संभव नहीं क्या? शुरू में जब मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शुरू किया था, याद करिए, कृषि रोड मैप, बड़ी चर्चा होती है, साल में एक बार मीटिंग लोग करते हैं, भूला जाता है। कृषि रोड मैप जब बिहार में पहली बार बना था तो हुआ था कि साहब हर एक प्रखंड में कम से कम 2 बीज ग्राम बनाए जाए, जहां बीज का उत्पादन होगा उन्नत किस्म का और किसानों को उपलब्ध होगा। अब वो सब खत्म, कहीं कुछ नहीं। तो उसका दूसरा तरीका देखिए, ये है कि किसानों को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा सीधे सीधे 6,000 रुपये उनके खाते में जाता है 3 किस्त में, उसी प्रकार से खरीफ का, रबी का, जायद का जो बीज का पैसा है वो सीधे सीधे किसानों के खाते में, किसान अपना खरीदेंगे, जहां से उनकी इच्छा होगी वो खरीद लेंगे। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए। अब आप देखिए, मैंने चर्चा किया, प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, हालांकि कंजूसी किए हुए हैं। 6,000 रुपया 2019 से ऐसा बढ़ाई नहीं। मुझे लग रहा था कि भाई इस बजट में बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ा, बढ़ाना चाहिए भाई। 2019 से 2025 में महंगाई कितनी बढ़ी है। और आप राज्य सरकार का देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई योजना नहीं है केंद्र की तरह कि सीधे सीधे किसानों के खातों में पैसा दिया। जब मैं उनसे चर्चा किया था कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी किसानों को दे रहे हैं पैसा, राज्य सरकार भी उनके खाते में पैसा दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी उससे अच्छी योजना। इनकी योजना क्या है, जब आपकी फसल बर्बाद हो जाए, जब आपका बाढ़ में फसल बर्बाद हो जाए, ओला से खराब हो जाए, सूखा से खराब हो जाए, तब जो है अंचल में वो बनता है कागज, तो पता चला फसल इनकी खराब हुई, पैसा इनको मिल रहा। तो देखिए, आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग एक योजना बनाएंगे। वो योजना क्या होगी, हम लोग किसान को अन्नदाता कहते हैं। तो अन्नदाता को पेंशन नहीं मिलता है, मिलता है किसी अन्नदाता को? नहीं मिलता। पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं, जो बताइए। जितने हमारे किसान हैं जिनको हम अन्नदाता कहते हैं, उनको पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं? पूरी जवानी में वो खेत में काम कर करके अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया, खाद्य सुरक्षा दिलाया, और जब 65 साल के हो गए तो उनको कोई पूछने वाला नहीं है। भाई हमारे ही भाई, हमारे ही बच्चे बॉर्डर प्रदेश की सुरक्षा करते हैं विदेशी आक्रमण से, और जब वो सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता? तो किसानों को मिलना चाहिए कि पेंशन की नहीं? तो अपनी सरकार जब आएगी आशा पार्टी की, तो किसानों के लिए हम लोग अन्नदाता पेंशन योजना शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे किसानों को मिले। और साथ ही साथ जितना पैसा केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देगी, उतना ही पैसा राज्य सरकार भी अपने खाते से किसानों को, तब ना हमारे किसानों की खुशहाली आएगी। जब उनके पास पैसा होगा तभी ना वो खर्च करेंगे, तब आगे काम होगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और ये अपनी पार्टी का ये लक्ष्य है, हम लोग ये करेंगे। अभी आप देखिए, मुझे बहुत खराब भी लगा कि भाई हमारे जितने भी यहाँ श्रोता हैं इसमें कोई महिला नहीं। वो तो संयोग है कि मंच पर 2 महिलाएं हैं, एक हमारी प्रजापति जी बक्सर से आए हुए हैं
और एक हमारी प्रियंका शर्मा पटना से आई हुई। लेकिन आधी आबादी अपनी नारी शक्ति का है। आप बगल के प्रदेश में देखते हैं कि उनको सरकारें मदद करती हैं छोटे मोटे खर्च उठाने के लिए। अभी दिल्ली में देखिए चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है, वहां भी प्रॉमिस किया है कि उनके खाते में देंगे। तो हम लोग की पार्टी भी जब सरकार में आएगी तो पूरी की पूरी जो आधी आबादी है तो हम लोग नारी शक्ति सम्मान निधि योजना के तहत उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर, जैसे कि हमारे लोगों को उनकी आमदनी बढ़े, घर का खर्च वो ठीक से चला सके। जितने लोग आज आप देखते हैं स्कूल में पढ़ाई होती है उससे बच्चे संतुष्ट नहीं हो पाते, उनको ट्यूशन कराना पड़ता है, कोचिंग कराना पड़ता है। तो सरकार का भी पैसा खर्च होता है और हमारे जनता का भी पैसा खर्च होता है। तो ट्यूशन का पैसा, कोचिंग का पैसा किसको देना चाहिए? सरकार को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हम आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, हम पढ़े गांव के स्कूल में, गांव के स्कूल में पढ़ करके फिर पटना में पढ़ करके जीएनयू में पढ़ करके हम आईएएस अफसर बन गए। हम कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं पढ़े क्योंकि इस प्रकार अच्छी पढ़ी व्यवस्था थी। लेकिन आज बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है तो खर्च कौन उठाएगा? ये खर्च उठाना पड़ेगा सरकार को। और आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो कोचिंग पर, ट्यूशन पर जो खर्च होता है वो सरकार उठाएगी और बच्चों को पढ़ने पर कोई भी खर्च उनके गार्जियन करेंगे। आप देखिए हमारे पास कितने अनुभवी शिक्षक हैं, सबसे एक से एक ट्रेंड शिक्षक है, एक से एक अच्छे प्रोफेसर है। भाई अगर हमारे बच्चे जो अलग से कोचिंग लेना चाहते हैं, अलग से ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, हमारे पास बिल्डिंग से उपलब्ध है, एक से एक सुंदर विद्यालय है, कॉलेजेस है, हमारे इतने अच्छे प्राध्यापक अध्यापक है, उनको हम प्रोत्साहित कर करके उन पर खर्च कर करके अपने बच्चों को व्यवस्था करा दें तो सबको फायदा होगा। और आज आप देखिए स्थिति क्या हो गई है। स्थिति ये हो गई है कि मैं देख रहा था अभी रिपोर्ट, ये जरा सुनिए कितना खराब लगेगा कि जो 5वां क्लास का बच्चा पढ़ा हुआ है उसको तीसरे क्लास का किताब नहीं पढ़ने आता। समझ लीजिए, सरकारी स्कूल में 5वां क्लास का पास किया है और तीसरे क्लास का पढ़ने नहीं आता। ध्यान देना पड़ेगा ना, जब बच्चे पर ठीक से शिक्षा पर नहीं ध्यान देंगे तो कैसे काम चलेगा। और अपने यहाँ क्या है बिहार में, आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिए व्यवस्था किया है कि भाई ठीक है आप अगर पढ़ते हैं ग्रेजुएशन तक तो आपको खर्च नहीं लगेगा गार्जियन, लेकिन लड़कों को तो देना पड़ता है। तो आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो हम लोग जितने हमारे छात्र भी हैं उनके लिए भी ग्रेजुएट तक का हम लोग फ्री करेंगे। आखिर बिहार में है क्या? अपनी सबसे बड़ी पूंजी क्या है? हमारी सबसे बड़ी पूंजी मानव संसाधन, हमारे लोग हैं, हमारे बच्चे, हमारी बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा हुनर देंगे तो एक अच्छा नागरिक को बनेंगे और जो भी आवश्यकता है उसमें वो अपना पूरा सहयोग देंगे। आप स्वास्थ्य पर दे लीजिए, आप देख रहे हो इस बार ठंड में बहुत लोगों को ठंडा लग गया, बुखार आ जाता है, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। आप अस्पताल जाइए, डॉक्टर साहब मिल गए, कुछ दवा देते तो ठीक है, नहीं तो अपना खर्च करिए। बड़ी बीमारी में सरकार मदद करती है, कुछ मदद होता है, लेकिन वैसे कुछ नहीं। कोई परिवार नहीं है जिसका साल में 5,000 10,000 रुपया बुखार में, सर्दी पर खर्च नहीं हो जाता। हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो इसके लिए भी भाई हम ये नहीं कह रहे कि आप सरकारी अस्पताल बंद कर दिए, वो रखिए, लेकिन जितने हमारे नागरिक हैं प्रत्येक परिवार को एक तय कर लीजिए कि 5,000 या 10,000 रुपया उनको साल में अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दे दिया जाए, जिससे कि छोटे मोटे खर्च वो अपना कर। पैसा तो देखिए, बजट अभी तक तो हुआ नहीं, बिहार में पेश होगा। इनका बजट 2,65,000 करोड़ का होता है, 18,000 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट होता है,
भाई मुश्किल से 4-5 हजार करोड़ में सब लोगों के आप एक अमाउंट दे दीजिएगा जिससे उनको मदद मिल जाए, छोटी मोटी मदद उनको बीमारी में हो जाएगी। ये अपनी पार्टी जब सरकार में है तो हम लोग इसको करें, इससे आप सहमत है ना? ये लोग हम लोग करके दिखाएंगे, ये करना बहुत जरूरी होता है। और ये जब हो जाएगा तो जो गांव में छोटे मोटे खर्च होते हैं वो आपके बचेंगे, और जब बचेगा तो लोग अपने और अच्छे काम में लगेंगे। और बिहार में आज सबसे बड़ी समस्या किस चीज की? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेरोजगारी। आप स्कूल में चले जाइए, विद्यालय का क्या हालत है? विद्यालय को बना दिए भोजनालय। भाई वहां हेडमास्टर को यही चिंता है कि कितना चावल है, कितना आटा है, आज कौन सी सब्जी बनेगी, कौन सा दाल बनेगा, नमक है कि नहीं, तेल आया है कि नहीं आया। हम दिन भर केंद्र सरकार की योजना है, सुप्रीम कोर्ट देता है। मेरी देखिए सोच है उसमें, अपनी पार्टी की आपसे राय लेना चाहता हूं कि भाई शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है ज्ञान देना, है कि नहीं? सहमत है ना? शिक्षक का काम खाना बनवाना है, शिक्षक का काम खाना दिखवाना है, शिक्षक का काम आटा चावल दिखना है। खाना अगर बनना है तो सब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो स्कूलों में खाद्यान्न जो खाना बनाने के लिए रसोई के लिए अलग से व्यवस्था, उसके लिए अलग से आप रसोईया बहाल करिए, उसके लिए मैनेजर बहाल करिए, आप क्लास 4 का उसमें कर्मचारी रखिए, जिससे कि जो हमारे शिक्षक कर्म है, जिनको पढ़ने की जिम्मेवारी है, उनको इसमें लगना न हो, तो उनकी जिम्मेवारी हो तब लोग पढ़ाएंगे। भाई विद्यालय को विद्यालय रहने दीजिए, विद्यालय को भोजनालय मत बनने दीजिए। खर्च होगा होने दीजिए, इतना बड़ा बजट है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक स्कूल में 3-4 पद क्रिएट हो जाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। उसी प्रकार से आप देखिए, मैंने शुरू में चर्चा किया, भाई पुलिस विभाग की हमने चर्चा की ना कि कोई दिखता ही नहीं। एक थाना होगा, कितना सिपाही रहता है? किसी में 15 सिपाही, किसी में 20 सिपाही, कितना गांव है? संभव है क्या? आप बगल में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जो बड़ा बड़ा कोतवाली थाना होगा ना, किसी में 120 सिपाही होगा, किसी में 200 सिपाही होगा। और मैं रामपुर में था डीएम, वहां के कोतवाली में 600 सिपाही था, 600 सिपाही था, 30 को दरोगा था। और मैंने देखा कि हमारा अररिया जिला में 300 सिपाही था, जिला में 300 और वहां एक थाना में 600। रहेगा नहीं कानून व्यवस्था, कैसे मजबूत रहेगा? और क्या होगा? हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये देखना पड़ेगा कि कैसे उद्योग धंधे लगे। तो उद्योग धंधे के लिए सबसे जरूरी होता है कि बाहर के लोगों को लगे कि नहीं भाई, बिहार के तो लोग मेहनती है, ये है, वहां सब तरह का संसाधन भी उपलब्ध है और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तभी लोग आएगा। जिसके मन में डर रहेगा वो आएगा नहीं है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था कर दिया जाएगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और जितने पेंशनर हैं, आप देखते हैं ना गांव सब में, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कितना पैसा मिलता है? 400 रुपए। कब से 400 रुपए मिल रहे हैं? बगल के प्रदेश में देखिएगा, किसी को 1000 है, किसी को 1200 है, किसी को 1500 है, कहीं 2000 भी है। ये बढ़ना चाहिए कि नहीं? जरा बताइए, बढ़ना चाहिए ना? आपकी पार्टी जब सरकार में आएगी तो ये जितने हमारे इस तरह के पेंशनर्स हैं, सबके पेंशन की राशि हम लोग बढ़ाएंगे, और जो आसपास के प्रदेश में इतना दे रहा होगा उससे कम से कम 100 रुपए हम ज्यादा देंगे। इसके बाद जरा देख लीजिए, कई लोग यहां बैठे होंगे जो जेपी आंदोलन में हिस्सा लिए, जेपी सेनानी का भी पेंशनर है कि नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी है, वशिष्ठ बाबू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उनका भी पेंशन मैं सुन रहा था तो मुझे रोना आ रहा था कि बताइए साहब, किसी को 1500 रुपया, किसी को 2500 रुपया, किसी को 6000 रुपया। जरा अपने भारत सरकार में स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था, स्वतंत्रता सेनानियों को वहां के देखिए पेंशन। तो अगर पेंशन देना है, जो हमारे जेपी सेनानी है उनका भी पेंशन बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए?
जब किसी को आप पेंशन देते हैं, तो सम्मान देते हैं, तो पैसा भी इतना दीजिए कि उनसे उनका काम चल सके। तो उन पर भी हम लोग ध्यान दें। मतलब क्या है, जो करना चाहिए नीतीश बाबू को तो करते नहीं, करना पड़ेगा हम ही लोग को, जिन लोगों का योगदान है। तो हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोग किसके पक्ष में है? हम लोग बिहार के पक्ष में है, बिहार वासियों के पक्ष में है, बिहार के निवासियों के पक्ष में। कैसे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़े, कैसे बिहार के लोगों को रोजगार बढ़े, कैसे बिहार में उद्योग धंधे लगे, कैसे हमारे बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल उच्च कोटि का हो, और कैसे बिहार में कानून व्यवस्था ऐसी रहे कि बाहर के लोग कहें कि बिहार में क्या राज्य, तब ना खुशहाली आएगी। और हम लोग का पार्टी का क्या नारा है, याद रखिएगा कि जब आशा होगी सरकार में तब खुशहाली होगी बिहार में। ये देखिए होना चाहिए हम लोग की सोच। और हम लोग की सोच है, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते व्यक्तिगत रूप से। हम लोग विरोध किस चीज का करते हैं? जो चीज गलत है, जो मिलना चाहिए लोगों को वो सीधे बिना कटौती के मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका विरोध करते हैं। और हम लोगों की सरकार आएगी तो हम यही कोशिश करेंगे हम लोग, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि भाई आज जो सब लोगों को कहना पड़ता है कि छोटे मोटे चीजों के लिए भी बिना लिए दिए काम नहीं चलता है, ये बिल्कुल भाषा ही बनी। देखिए आपका जो अधिकार है उसका कहीं से हनन नहीं होना चाहिए। आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और व्यवस्था तभी अच्छी होती है जब आपको जो मिलना चाहिए वो आपको सही समय पर। इससे आप सहमत है ना लोग? तो देखिए ये कब संभव होगा? जब आपकी पार्टी सरकार में आएगी। और सरकार में आने के लिए क्या जरूरी है? कि आपके विधायक जीते, तभी ना। आपके विधायक नहीं होंगे तो सरकार में कैसे आइए? तो विधायक कैसे जीते? जब आप करगहर विधानसभा में अपना विधायक बनाए। मैं आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था, जो होर्डिंग लगा रहा था मैं देखते रहता, तो देखा कि एक जगह तो जो पुराना विधायक हो तो अपना नाम लिखे हुए है, मैं नाम किसी का नहीं देता। आप समझ रहे होंगे। एक दूसरा वो तो जनता दल का लगाए हुए है, और दूसरा उसी का पार्टी का दूसरा एनडीए का लगाए हुए है, वो भी करगहर का। आप समझ रहे हैं ना? तो आप जरा सोचिए कि भाई हम लोग कि जो भी लोग हैं उनको उनसे आगे जाना पड़ेगा, तभी ना जीतिएगा। वहां तभी लड़ाई चलते रहेगी, लड़ने दीजिए। लेकिन आप जो है ना अपने बूथ स्तर पर अपना संगठन मजबूत करें। आप प्रखंड स्तर पर बना लिए हैं, पंचायत स्तर पर बना लिए हैं, बूथ स्तर पर बनाइए। जब बूथ स्तर पर आपका संगठन बन जाएगा और तब जाकर के आप चुनाव में जब जाइएगा, आपके जो उम्मीदवार होंगे वो जब विजय होंगे तब बिहार में आपकी सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तभी ना जो हम भाषण दे रहे हो पूरा होगा, और नहीं तो वही ढाक के 3 पाव। तो इसे सहमत है ना? तो सब लोग से मेरा अनुरोध है, इतने लोग हैं अपने अपने बूथ पर, सब जानते हैं, दूर देखना नहीं है, अपने अपने बूथ को ठीक कर लीजिए। अपना बूथ आप ठीक कर लीजिएगा, अपना बूथ जीत लीजिएगा, चुनाव जीत लीजिए। हर एक व्यक्ति को कहां सोचना है? तो अपने बूथ पर, और यही संगठन को ताकत देता है। तो अंत में मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि सब लोग, जो लोग अब यहां से जाएंगे, अपने अपने बूथ पर अपनी कमेटी बनाएं। और अगला ये वही सम्मेलन तक कार्यकर्ता सम्मेलन, अगला हम लोग विधानसभा की सभा करेंगे, और उस सभा में न सिर्फ हमारे प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और उनके कमेटी के लोग, बल्कि हमारे शुभचिंतक, हमारे समर्थक, हमारे जितने भी वोटर सहयोगी हैं वो सब हिस्सा लेंगे। जब बड़ी जब सभा करेंगे तो में से चला जाएगा कि आशा पार्टी करगहर में पूरी तैयारी के साथ 2025 का चुनाव लड़ने जा रही है, और चुनाव लड़ करके जीतेगी, और बिहार में फिर सरकार। तो इसी अनुरोध के साथ आप सब लोगों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।